बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तो बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। इम्यूनोग्लोबुलिन को भी हम स्टडी कर चुके हैं। जनरल कुछ प्रोटीन्स के हवाले से कुछ फंक्शंस का जिक्र करने के लिए मैंने आज ये लेक्चर जो है वो सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सारे मॉडल की शक्ल में है और ये मायोग्लोबिन है। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि मायोग्लोबिन जो मसल में पाई जाती है ये भी रेड कलर की प्रोटीन है। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर भी हीम ग्रुप मौजूद है और ये भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। और इफ यू रिमेंबर इस मैंने क्वेश्चन पूछा भी था और मेरे ख्याल में किसी ने जवाब नहीं दिया था कि वो वेल्स जो समुद्र में देर तक डाइव कर सकती हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकती है और बाइंड करके उस जानवर को ज़्यादा ऑक्सीजन फॉर्ड कर सकती है जिस वक्त उसको ज़रूरत हो। ये उस लिहाज से मायोग्लोबिन बहुत खास मिलती है। मायोग्लोबिन के बाद हम आ रहे हैं जी नेक्स्ट। ये इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत डिटेल में जा रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अब अगला टॉपिक करते हैं जी प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के नाम से आप वाकिफ हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मौजूद होती है। आरबीसी का कलर ही हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं ये वर्डिंग हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स अल्फा और बीटा चेन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मायोग्लोबिन। स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा सिमिलर है मायोग्लोबिन से। और ये आपके सामने, चूंकि ये पीछे एग्जाम्पल नहीं थी लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको याद है हम टॉपिक पढ़ चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और उसमें जो वर्डिंग याद रही आपको कि उसमें टोटल कितने अमीनो एसिड हैं, कौन कौन से हैं, किस तरतीब से हैं। आपके सामने तीन चीज़ें दिखाई गई। This is MB for myoglobin, HB for hemoglobin, HBA hemoglobin alpha chain और HB बीटा बीटा चेन है। अब आपने देखना है जब हम उसको लेके आगे चलेंगे तो जहाँ जहाँ पे कोई डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा कि किस जगह पे डिफरेंस मौजूद है। आप चेक कीजिएगा कि और जहाँ जहाँ पे वो कांस्टेंट है, मसलन देखिए यहाँ पे तीनों में के है, यहाँ पे तीनों में वी है, यहाँ पे तीनों में वी फॉर वैलिन है, आप देखिएगा एल फॉर ल्यूसीन है और ऑनवर्ड। अब नीचे आ जाइए, ये इस जगह पे ग्लाइसिन है और ऑनवर्ड। अब ये चीज इंडिकेट कर रही है कि इनके स्ट्रक्चर में ये देखते जाए आगे, चलते जाएं देखते जाएं यहाँ तक ये एक चेन आपके सामने हुई है, यानी एक हिस्सा। और अगले उस पे आ जाइए, ये दूसरी है मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सेम वही वाली हैं और वो उससे कंटिन्यू है, ये वाली चेन्स आगे चलती जा रही हैं। आपको इसके अंदर जहाँ जहाँ पे सिमिलरिटीज हैं वो सब की सब, और जो बाकी पोर्शन डिफरेंट है वो ये तरतीब है जिसकी। यहाँ पे आके चेक कीजिए एंड के ऊपर मायोग्लोबिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 के करीब एक्स्ट्रा अमीनो मौजूद है चेन के अंदर। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट उनकी कंपोजिशन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का हिस्सा था। अब यहाँ पे इसने आगे मायोग्लोबिन और बीटा सेरोनिन हीमोग्लोबिन दोनों का आमने सामने मुकाबला किया है। देखने में दोनों आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर नजर आएंगे क्योंकि दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक जैसा है और कंपोजिशन में बहुत सी सिमिलरिटीज मौजूद हैं और फंक्शन में भी सिमिलरिटी मौजूद है। जी आगे है जी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे इसने हीमोग्लोबिन के हवाले से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको भी मालूम होने चाहिए। मसलन यहाँ चेक कीजिए, hemoglobin must bind oxygen efficiently in the lungs where partial pressure of oxygen is about 13.3 kilopascal and release oxygen in the tissue where partial pressure of oxygen is about 4 kPa। ये इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें नोट कीजिएगा मैंने इसको कैसे पढ़ा है। मैंने इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है, इसने सिर्फ PO2 लिखा हुआ है जिसका मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे लंग्स के अंदर या बॉडी के अंदर अदर गैसेस भी मौजूद हैं तो वहाँ पे खाली प्रेशर की बजाय असली तौर पर वो पार्शियल प्रेशर ही कहलाएगा। लेकिन आपकी बुक ने उसको प्रेशर लिखा हुआ है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर इतना है और ये किलो पास्कल्स में है और टिश्यूज के अंदर इतना है। जहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगी और जब जाएंगे बॉडी में तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन निकलेगी हीमोग्लोबिन से
और ज़ाहिर आगे मायोग्लोबिन में चली जाएगी। ये है जी इसका ताल्लुक इसके लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से। सीधा क्या के देखें कुछ और तो चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं है जी, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी है इसने, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक लफ्ज़ मुझे नज़र आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और ज़ाहिर से एमसीक्यू बन सकता है। लफ्ज़ है एलोस्टेरिक प्रोटीन, खाली एलोस्टेरिक, असल लफ्ज़ एलोस्टेरिक है। अब इसने चूंकि यहाँ पे इसको अंदर दे दिया गया है, लेकिन बहल ये ज़ाब्ते को देख अलग हेडिंग है, सेपरेट टॉपिक है। एक ऐसा प्रोटीन मालिक्यूल जिसमें बाइंडिंग साइट की खास खासियत कि वो एक की बजाय और चीज़ों के साथ भी, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों के साथ भी अटैच हो सकता है, तो ऐसी प्रोटीन एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाती है। इनकी एक्टिव साइट की शेप या उसकी जो कन्फर्मेशन चेंजेस हैं उनको इसका बनाती हैं, ये एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ बाइंड कर जाती है। अब इसमें ये टॉपिक यहाँ पे क्यों दिया है आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ आ रही है इससे रिलेटेड, अगर आपसे वाकिफ है, आपको रुबिस्को याद है कि नहीं याद है? व्हाट इज रुबिस्को? किसी को रुबिस्को RUBISCO का नाम याद रहा हो? क्या चीज़ है, जी कहाँ सर, पड़ी थी, क्या चीज़ है जी बताइए? सर नेम ही याद है। बस सिर्फ नाम याद है। चलें, रुबिस्को भी एक प्रोटीन है जी, एंजाइम है और प्लांट्स में पाया जाता है, और दुनिया की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, वो भी एलोस्टेरिक है। और वो प्रोटीन में तो CO2 से बंड करती है, लेकिन खास रात में ऑक्सीजन के साथ बंड करके भी रिएक्शन कर सकती है। जी, अब मैं मजीद आगे तरफ जाना चाह रहा हूँ जी, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए जो यहाँ से छोड़ते जा रहा हूँ। हाँ, ये एक छोटा सा फिक्र है, सिर्फ एक स्टेटमेंट किया होता है। हेडिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्टेडीली किलर। कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से हर बच्चा वाकिफ है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ पढ़ा होगा। अगर ऑक्सीजन कम हो कहीं पे और बर्निंग का अमल हो तो वहाँ CO2 की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है। ये इंतहाई जहरीली गैस है और हीमोग्लोबिन के लिए तो इंतहाई खतरनाक है। और वो इस तरह से खतरनाक है कि ये जो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड करती है तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती। जब वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लफ्ज़ बल्कि ये बड़ी मशहूर खबर होती है अखबार में और कभी भी टीवी पे भी, और आमतौर पर कोयटा वाली साइड से तो बहुत ज़्यादा आती होती है। अब होता क्या है, लोग गरीब लोग एक कमरे के अंदर एक अंगीठी में कोयले जला के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एक बंद कमरे में, छोटे कमरे में लोग ज़्यादा हों और कोयलों वाली अंगीठी जलाएं और दरवाजे बंद हों, तो उसमें बहुत जल्दी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बहुत सी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी। अब ये पैदा तो हो जाएगी, लेकिन पैदा होने के बाद ये जो कुछ करेगी वो किसी को भी नहीं पता होता। आम लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होता। आम लोग क्या, खास लोगों को भी पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया आपको, क्या आप इसकी संगीनी को महसूस कर रहे हैं कि नहीं? क्या होगा एक बंद कमरे में हीटर, हाँ बल्कि ये मैंने कोयले वाली गिट्टी का नाम लिया है। अगर कोयलों वाली गिट्टी ना हो, जस्ट आप जो आम ये जो हमारी सुई गैस होती है, सुई गैस वाला हीटर कमरे में रख के कमरे का दरवाजा बंद करके चला दें तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? डू यू नो समथिंग अबाउट दिस? सर जी सफोकेशन हो जाती है कुछ देर बाद। जी, कुछ देर सोफोकेशन, आपने सिर्फ यहाँ तक कहा है, अगर दरवाजा बंद हो, हीटर चल रहा हो, तो सोफोकेशन का एंड रिजल्ट क्या निकलना है? सोफोकेशन इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसमें चूंकि CO2 ज़्यादा हो चुकी होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन और कम हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन, बंदा अगर सो रहा हो तो सोते सोते उसकी डेथ हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बंदे को किल कर देगी। किसी भी बंद कमरे में, बल्कि बंद घर के अंदर, घर बंद है अगर उसके बाहर दरवाजे बंद है तो वहां भी सुई गैस वाला हीटर नहीं चलना चाहिए। कोयलों वाला जो अंगीठी होती है वो तो इंतहाई खतरनाक है। कोयलों को जलाने के लिए बहुत ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सुई गैस को जरूरत कम चाहिए होती है, कोयलों को तो बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये वजह है कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है इस वजह से। और ऐसे ही किसी वॉशरूम वगैरह के अंदर अगर गैस वाला हीटर लगा हुआ तो इंतहाई खतरनाक, डेडली होता है। गीजर बाहर होना चाहिए, वॉशरूम से बाहर होना चाहिए, उनको किसी पैच वगैरह में लगा दिया जाए। पर ये मैंने आपको हीमोग्लोबिन के हवाले से और उसके साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसमें एक लफ्ज़ जो बहुत खास है कहाँ मिले, यहाँ लिखा नहीं लिखा, ये एक अलग मसला है, फिजियोलॉजी का लफ्ज़ चूंकि ये आपकी एफएससी की बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलती है, उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो फिर ब्रेक नहीं हो सकता है, और हीमोग्लोबिन ज़ाहिर है जब कोवलेंटली बॉन्ड हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी, जिससे बंदे की डेथ हो जाएगी। जबकि एफएससी की बुक ने लिखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है लेकिन वो परमानेंटली अटैच नहीं होती, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो वो डिटैच हो जाती है। ये डिफरेंस याद रखना है। एफएससी की बुक ने गलत लिखा होता है, याद रखिएगा स्टेटमेंट। उसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन को कहा था, जो गलत है। मैं ये था जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हीमोग्लोबिन के हवाले से और कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से। जी, हमारा अगला हेडिंग जी ये एक स्टेटमेंट और भी है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ साथ प्रोटॉन्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बहुत से मेथड हैं, जिसमें से यहाँ भी इसने दिया हुआ है CO2 प्लस वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, और ये पहले कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसने शो नहीं किया पूरा, पहले कार्बोनिक एसिड बनेगा, वो एसिड आयनाइज होगा तो प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे। और यहाँ पे एक और है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 जब मिलती है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहलाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है क्योंकि टॉपिक शायद फिजियोलॉजी की बुक्स में है, यहाँ पे नहीं किया हुआ है। जी, आगे एक छोटा सा एक जनरल नॉलेज का ही पॉइंट है आपसे, आपको सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, याद है, नाम भूल चुका है, या आप बताएंगे क्योंकि आप ये मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। जी सर। जी, किस हद तक याद है ये बता देंगे। ये एक विरासती बीमारी है, जेनेटिक बीमारी, जीन्स की खराबी से होने वाली, और ज़ाहिर है पेरेंट्स से बच्चे मुंतकिल हो गए। पेरेंट्स के WBC बजाय गोल के द्रांति की शक्ल के हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे, जैसा कि शायद यहाँ दिखाए गए हों। ये हैं जी नॉर्मल RBC, बहुत बड़े करके दिखाए गए हैं, और ये वो एबनॉर्मल RBC हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डिजीज अफ्रीका में, मतलब और भी कई जगह पे। जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं जी? टाइम तो नहीं हो गया कभी? अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, ये था जी सिकल सेल डिजीज। ये जेनेटिक्स के अंदर भी इसका जिक्र आएगा कहीं ना कहीं, सिकल सेल एनीमिया का जेनेटिक डिजीज। ये इसकी समरी है, जो कुछ ने पढ़ा है इसकी समरी दी हुई है, इस समरी को भी देख लीजिएगा। प्रोटीन लिगेंड और इम्यूनोग्लोबिन ये हम पढ़ चुके हैं हाल में, इम्यूनोग्लोबिन वाला टॉपिक हो चुका हुआ है हमारा। इसके आगे मायोसिन वाला टॉपिक तक जाना है मैंने। मायोसिन आने वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये खत्म हुई है इम्यूनोग्लोबिन। और ये आगे जी मसल्स के हवाले से है जी। एक्टिन और मायोसिन वो दो प्रोटीन हैं जो मसल्स के अंदर पाई जाती हैं। इसकी तस्वीर अभी अगले पेज पे होनी चाहिए, मैं वो निकालने लगा हूँ। आप लोगों ने थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, आई बैंड, ए बैंड, ये लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, और यही हमारा टॉपिक है। यहाँ पे यू लुक एट हियर जी, ये ज़्यादा चले जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाए। ये थिन फिलामेंट है, इसमें एफ एक्टिन और जी एक्टिन, इसने पूरा नहीं शो किया हुआ प्रॉपर, बहर यहाँ पे इसने जी एक्टिन सब यूनिट शो किया हुआ है। ये इसने यहाँ से यहाँ तक बताया जिसका साइज इतना है। जैसे मोतियों की लड़ी होती है, ये दो मोतियों की लड़ियाँ इस पर बल्क आई हुई हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट है। ये एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन का जो हेड डॉक अटैच होता है वो दिखाया हुआ है, इसकी बॉन्डिंग साइड दिखाई हुई। ये इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक तस्वीर का मॉडल कह लीजिए, और ये इसकी स्ट्रक्चर, ये इसको उसने इसके साथ अटैच टैली किया है इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ के साथ। यहाँ पे ये साइज भी शो कर रहा है जी। मायोसिन ये वाला थिक फिलामेंट है जो मायोसिन कहलाता है, थिक फिलामेंट मायोसिन। इसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तस्वीर भी है, और ये इसका मॉडल खुद बनाया गया हुआ है। ये इसके ऊपर वो हेड या क्रॉस ब्रिज लगे हुए हैं। यहाँ पे अब इसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। यू हैव टू लुक एट इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। इसके अंदर
ये दो अल्फा हेलिसेस हैं, ये टेल कहलाता है इतना यहाँ तक। और ये इसने सिर्फ दो दिखाए हुए, ये बहुत से हैं, चेक कीजिएगा। ये क्रॉसबी हेड बहुत सारे होते हैं, इसके पीछे ये बाकी ये वाला पोर्शन मौजूद है। यहाँ पे ये लाइट चेन भी शो की गई है, लाइट चेन्स। अब ये चूंकि इसकी तस्वीर पूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे पूरी तस्वीर होगी, इसमें शायद ज़्यादा बेहतर नजर आ सके। ये है, लेकिन इसने इनको, चलो खैर, ये इसे ब्रो करके यहाँ पे शो किया है। मायोसिन, अगर ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट को यहाँ से काट देती है, इसमें जो इतना सा कटा है ये लाइट मीरोमायोसिन है, और इसको हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। इसको पेपेन से अगर काटा जाए तो ये अलग हो जाएगी, ये इतना हिस्सा सेपरेट हो जाएगा S2 के नाम से, S1 और ये दोनों से एक जैसे हैं, S1 और S2। पहले ये हो जाएगा किस तरह से प्रोटीन को तोड़ के उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये था जी स्ट्रक्चर। और इसने यहाँ पे आगे ऑनवर्ड जो चीज़ें दी हुई हैं, ये फिजियोलॉजी के रेफरेंस या ये आपके चौथे सेमेस्टर में भी शामिल है, और पांचवें सेमेस्टर में भी जोलॉजी में ये जेड डिस्क, एम्ब्लाइन, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन और टाइटेंस, इस नाम से आप वाकफ हैं। ये भी प्रोटीन है जो मसल्स में होती है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है एक्टिन मायोसिन के दरमियान। पहले ये है जी डिटेल्स में, ये एक मसल, बॉडी का मसल, उसको खोल के बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अंदर ये एक अदद मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। अब इस मसल फाइबर में जो असल में मसल सेल होता है, न्यूक्लियाई मल्टीन्यूक्लिएट होता है ये, इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुल है, इसको एसआर कहते हैं। ये एक मायोफिब्रिल को बड़ा करके दिखाया है, उसके अंदर जी लाइंस या जेड लाइंस, ये दो जेड लाइंस हैं। ये डार्क बैंड है, ए बैंड डार्क बैंड कहलाता है और आई बैंड लाइट बैंड कहलाता है। ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। लाइट बैंड के सेंटर में जेड डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ एक्टिन अटैच होती है। ए बैंड में बेसिकली मायोसिन प्लस मायोसिन के साथ जहाँ पे ओवरलैपिंग एक्टिन भी मौजूद होती है। इसके अंदर एम लाइन और एच जोन ने एच जोन शो नहीं किया हुआ है इस तस्वीर में। पहले ये है जी ऑल अबाउट, और ये वो तस्वीर है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली की हुई है। ये है बिफोर कंट्रैक्शन, ये है आफ्टर कंट्रैक्शन। चेक करें, कंट्रैक्शन के बाद सबसे ज्यादा फर्क लाइट बैंड को पड़ा। लाइट बैंड बहुत छोटा हो गया, जबकि डार्क बैंड को खास फर्क नहीं पड़ा है। देखें, उसमें से जो ये जोन था, एच जोन, जो कि उसने शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये जो सेंट्रल लाइन है एम लाइन, इसके दोनों तरफ से थोड़ा सा लाइट कलर बढ़ा था, ये कम हो गया थोड़ा सा। वेल, ये है जी ऑल अबाउट मसल कंट्रैक्शन, उसके अंदर एक्टिन, मायोसिन और उनका ताल्लुक। ये फर्दर वही चीज़ें हैं, मायोसिन के आसपास बहुत से एक्टिव फिलामेंट हैं, और ये बिफोर कंट्रैक्शन और ये आफ्टर कंट्रैक्शन क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसमें मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी खर्च होगी तो तब ये सब कुछ हो सकेगा। जी, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है और हमारा टॉपिक भी मुकम्मल हो गया है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये जो ऊपर हम तस्वीर देख के हटे हैं वो एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था जो कि आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। यहाँ बिजनेस की समरी दी हुई है जो हम पढ़ के हटे हैं टॉपिक। समरी को याद रखिए, हर समरी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले समरी पढ़ के फिर उसके बाद उसकी बाकी डिटेल्स की तरफ आपने जाना है। और डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम्स आर मस्ट। ज़ूलॉजी और बॉटनी डायग्राम्स के साथ चलते हैं। जी, किसी और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव अ क्वेश्चन। जी, किसी और कोई क्वेश्चन नहीं है जी? No, sir.
चल जी, टाइम पूरा हो रहा है जी, इसलिए फिर अल्लाह हाफिज़। आज फ्राइडे है। अल्लाह हाफिज़ सर।